चलिए, कल हम लोग न्यूमेरिकल को शुरू किया था, है कि नहीं? कंटिन्यू करते हैं। कुछ डाउट है? हम्म। चलिए, आज भी कुछ न्यूमेरिकल ही करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन है। कंप्यूट द इंटेंसिटीज ऑफ एक्टिव एंड पेसिव अर्थ प्रेशर। इंटेंसिटीज ऑफ एक्टिव एंड पेसिव अर्थ प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 8 मीटर। एट डेप्थ ऑफ 8 मीटर इन ड्राई कोहेजनलेस सोइल। Cohesionless soil with an angle of internal friction internal friction 30 degree and unit weight 18 kilonewton per meter cube। ओके, ये एक पार्ट हो गया। इसका साथ में और एक मिलाता है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटीज? व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव एंड पेसिव अर्थ प्रेशर इफ वाटर लेवल rises to the ground level। ग्राउंड लेवल। ओके, यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक सेचुरेटेड यूनिट वेट एस saturated unit weight is 22 kilonewton per meter cube। पर मीटर क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देखने में आपको लंबा लग रहा होगा, बट सॉल्यूशन छोटा है, प्रोवाइडेड कि आप अगर समझ गया है तो। ओके, एंड इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ भी था इस बार एई का प्रीलिम्स एग्जाम में। वो इंक्लाइंड बैकफिल से रिलेटेड था। आज हम लोग उसको भी देखेगा। ठीक है, यहाँ पे और इस जगह से लाइक आपको इसी क्वेश्चन को तोड़ के दो या तीन टाइप का प्रॉब्लम यहाँ से आपको पूछ सकता है। ओके, यहाँ पे आपको पूछ रहा है इंटेंसिटीज ऑफ अर्थ प्रेशर। टोटल अर्थ प्रेशर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इंटेंसिटी को पूछ रहा है।
ओके। एंड अगर टोटल अर्थ प्रेशर पूछेगा तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपका डिफरेंट हो जाएगा। ओके। एंड दो कंडीशन है। चलिए शुरू करता है। क्वेश्चन को देखिए, कैसे दो कंडीशन है। कंप्यूट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ प्रेशर, दैट मीन्स एक्टिव एंड पैसिव। दैट मीन्स एक तो है कि लाइक आपको इंटेंसिटी एक्टिव का पूछ सकता है, पैसिव का पूछ सकता है, तो ये दो हो गया। ओके। एट अ डेप्थ ऑफ 8 मीटर इन अ ड्राई कोहेजनलेस सॉइल, मतलब ड्राई सॉइल है। ओके। जिसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है कि नहीं। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्राई यूनिट एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, एंड यूनिट वेट, उस कंडीशन में आपका सोइल का यूनिट वेट है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ना। ये एक केस हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव एंड पेसिव अर्थ प्रेशर इफ वाटर लेवल राइजेस टू ग्राउंड लेवल, दैट मीन्स ग्राउंड लेवल तक आपका पानी उठ के आ गया ना। टेक सेचुरेटेड यूनिट वेट एस 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे आपको सेचुरेटेड यूनिट वेट भी दिया हुआ है। okay? तो दैट मीन्स चार तो ऐसे ही हो गया। एंड इसको और दो, दैट मीन्स ये सेम प्रॉब्लम को हम छह टाइप से पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है देखता है। ओके। ये सेम प्रॉब्लम से लाइक आपका छह टाइप का एमसीक्यू बनाया जा सकता है। केस वन, ड्राई कंडीशन। ओके। ड्राई कंडीशन जब देखेगा तो दैट मीन्स आपका ये वाल है। सी डिजाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं देगा, बेसिकली आपको पूछेगा एनालिसिस से रिलेटेड है। जो इसका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो कुछ ऐसे ही एक्ट करेगा। ये पीए जो है वो टोटल प्रेशर है। इंटेंसिटी पूछ रहा है, दैट मीन्स जस्ट सिंपली आपको ये बेस का वैल्यू को पूछ रहा है। ओके। एंड बेस क्या होता है, के ए गामा एच, समझ रहा है। दैट मीन्स इंटेंसिटीज अगर पूछ रहा है तो वो सिर्फ आपको बेस का वैल्यू को पूछ रहा है, ना कि टोटल प्रेशर फोर्स को पूछ रहा है। क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ, एच दिया। एच तो दोनों ही कंडीशन में सेम है, कितना 8 मीटर। ओके। गामा डी हमको दिया हुआ। ओके। गामा डी कितना है आपका, गामा डी है आपका 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। पाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना है 30 डिग्री, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वाटर लेवल जब इंक्रीज होगा तो गामा शेट भी दिया हुआ है आपको। गामा सेचुरेटेड कितना है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ना। ये हमको सेचुरेटेड यूनिट वेट दिया हुआ है। ओके। तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले आप के निकाल लीजिए। 1 - sin 5/1 + sin 5, है कि नहीं। क्योंकि 30 डिग्री है तो ये आपका 1/3 होगा। ऑलरेडी हमको पता है, कल किया था ना। एन केपी कितना होगा, क्योंकि पेसिव भी निकालना है। केपी हो जाएगा आपका 1 + sin 5/1 - sin 5 ना। ये हो जाएगा आपका 3, कोफिशिएंट ऑफ पेसिव अर्थ प्रेशर, है कि नहीं। तो केस वन क्या है आपका, ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में निकालता है, ड्राई कंडीशन में क्या होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी इंटेंसिटी
पी ए इज इक्वल टू के ए गामा एच। दैट मीन्स गामा हम ड्राई कंडीशन वाला यूज करेगा, एंड एच ये आपको दे रहा है इंटेंसिटी। हाँ, ये कितना है निकालिए। भी कैलकुलेट करते हैं, आप भी कीजिए। के ए दैट मीन्स 1/3 इंटू गामा डी है हम लोग का 18 इंटू 8, 48 आ रहा है क्या? 48। एंड क्योंकि ये इंटेंसिटी है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्मॉल पी। ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। वही इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकता, लेट से आपको टोटल प्रेशर फोर्स अगर पूछता तो हम कैपिटल पी निकालता। ओके, क्वेश्चन में वो नहीं पूछा, बस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल प्रेशर फोर्स। ओके, लाइक इस टाइप से भी आप इसको पूछ सकता है, तब हो जाएगा आपका कैपिटल पी, पी ए। एंड टोटल प्रेशर फोर्स क्या है आपका? ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट मीन्स हाफ के ए गामा डी एच स्क्वायर, है कि नहीं? तो जस्ट इसको कैलकुलेट कीजिए। ये आपको नहीं पूछा, बस हम लोग कैलकुलेट कर रहा है। 192 कुछ आ रहा है क्या? एंड इसका यूनिट हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, ये पर मीटर लेंथ के टर्म में है। okay? ये है आपका टोटल प्रेशर फोर्स। ओके, एक्टिव कंडीशन में आपका क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक पूछा है। ओके, ये जस्ट इम्प्रोवाइज है, मे बी यहां तक आपसे पूछा जा सकता है। नो, पेसिव वाला कौन? पेसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। पेसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटीज। ओके, तो पेसिव कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका के पी गामा डी एच, दैट मीन्स 3 गामा डी तो 18 है, इंटू 8, निकल गया। 432 आ रहा है क्या? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड जो पूछा था वो है पीपी। ठीक है। नो, इसी को अगर इम्प्रोवाइज कर दिया होता, टोटल टोटल पेसिव अर्थ प्रेशर फोर्स पूछता, तो टोटल प्रेशर फोर्स, ओके, तो कैपिटल पी, पी दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ के पी गामा डी एच स्क्वायर, पेसिव कंडीशन में। 1728 आ रहा है क्या किसी का? एंड ये हो जाएगा आपका किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमसे नहीं पूछा है, बट इम्प्रोवाइज किया जा सकता है इस टाइप से। ओके, एंड ये किस कंडीशन में है? ड्राई कंडीशन में है। यहां तक ठीक है?
सर किसी को क्वेश्चन कुछ को एक डाउट है? बार सर क्वेश्चन को एक बार दिखाइए ना फिर। हम्म, ये है आपका क्वेश्चन। क्लास अभी शुरू हुआ था सर। अभी जस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, शुरू और करते सर हैं वो, बोला है उसका बाद से। हाँ सर गिवन वाला, सर गिवन में क्या क्या दे एक बार दिखाइए ना। हाँ, मतलब यहाँ पे जस्ट देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूट द इंटेंसिटीज ऑफ एक्टिव एंड पेसिव अर्थ प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 8 मीटर ना, मतलब दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में। ओके, 8 मीटर का। एंड ड्राई कंडीशन है, क्या बोल रहा है, ड्राई कोहेजनलेस सोइल विद एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री। दैट मीन्स हमको गिवन क्या दिया, वॉल का हाइट दिया 8 मीटर, एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया 30 डिग्री, एंड ड्राई यूनिट वेट भी हमको दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद पूछ रहा है कि ये इंटेंसिटी कितना होगा अगर वाटर लेवल ग्राउंड सरफेस तक पहुंच गया, है कि फिर नहीं। और फिर, जब ग्राउंड हाँ लेवल तक पहुंच जाएगा तब कितना होगा, वो चीज को पूछ रहा फिर और थोड़ा डाउन करिए ना। है। और थोड़ा सर। और डाउन करना है। हाँ हाँ सर हो गया सर, थोड़ा आप करिए, थोड़ा सा आप। गिवन में सर, हाँ हाँ सर थोड़ा हाँ सर और थोड़ा आप। हो गया सर, थैंक यू सर। तो ड्राई कंडीशन का हो गया ना। नाउ नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि वही अगर वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा। ओके, केस टू। सर हाँ जी। सर ये जैसे ये जो अभी हम लोग ये गामा डी बोल के जो डाला है ना सर, इंटेंसिटी हम्म और आर्क प्रेशर का सर जो फॉर्मूला डाला है, जो हम लोग जो आप लिख के हम्म रखा हम्म था सर, तो वो हम्म। सर गामा का साथ जो ये डी लुक आर अगर ड्राइव पूछेगा तो वही ऐसे ऐसे टाइप होके डालेंगे डी ये लोग को। हाँ, बेसिकली जब आपका अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो वहां पे तो कोई इशू नहीं है। बेसिकली जी सोइल मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ता है, जैसे सोइल अलग अलग कंडीशन में हो सकता है, ड्राई कंडीशन में हो सकता है, तो हम उसको गामा डी से डिनोट करता है। डी दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ड्राई कंडीशन में है। ओके, जी। अगर मोइस्ट कंडीशन में है तो हम उसको सिंपली मोइस्ट लिखता है। ओके, एंड हम्म ये एक्चुअली आपको सोइल जो है ग्राउंड में मिलता है एक्चुअल कंडीशन। ड्राई कंडीशन जो है वो आइडियल है। ओके, हम्म सिमिलरली लाइक गामा सेचुरेटेड, सेचुरेटेड कंडीशन भी बेसिकली आइडियल कंडीशन है। ओके, कभी भी हम्म आपका सोइल जो है वो 100% सेचुरेशन में, ग्राउंड मतलब नेचुरल सोइल जो 100% सेचुरेशन में नहीं होता, लाइक आपका मोइस्ट कंडीशन में होगा, उसका जो मॉइस्चर कहीं ना कहीं लाइक उसमें एयर वॉइड जो है वो ट्रैप्ड रहेगा। ओके, थोड़ा भी एयर वॉइड अगर उसमें ट्रैप्ड है दैट मीन्स वो 100% सेचुरेटेड नहीं है। ओके, एंड दूसरा होता है लाइक आपका गामा सबमर्ज। तो ये लाइक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में यूज करता है, या फिर आप नीचे में सफिक्स में भी लिख सकता है सबमर्ज बोल के। ये जस्ट हम जब वेरियस कंडीशन दिया हुआ उस केस में हम ये सबस्क्रिप्ट को यूज करता है, अदरवाइज अगर एक ही है तो हम सिंपली गामा को यूज करता है। ओके, और टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें लाइक आपको ये सब चीज को चेक नहीं किया जाएगा, मतलब ये जो होगा वो आपके पास ही रहेगा स्क्रिबल में। ठीक है सर। और वहां तो जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। नो, केस टू। when water level raise to ground level, ग्राउंड लेवल, है कि नहीं। तो जैसे आपका ग्राउंड लेवल तक पानी उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, लाइक आपका जो सोइल है, ओके, वो अब सबमर्ज कंडीशन में चला गया, ग्राउंड लेवल तक चला गया, तो नीचे बेस वाला पोर्शन में तो क्या है, बेस से ऊपर चला गया ना पानी, तो दैट मीन्स बेस वाला जो सोइल है वो तो सबमर्ज कंडीशन में हो गया। तो हमको अभी सबमर्ज यूनिट वेट कंसीडर करना पड़ेगा। सबमर्ज यूनिट वेट कितना होगा, सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ओके, एंड अगेन
क्वेश्चन में कभी आपको गामा डब्ल्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा। मतलब बहुत सारा चीज है जो ये एज्यूम किया जाता है कि ये चीज आपको पता है। जैसे गामा डब्ल्यू का वैल्यू हो गया, रॉ डब्ल्यू का वैल्यू हो गया, स्मॉल जी का वैल्यू हो गया। जब तक आपको स्पेसिफाइड नहीं है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसी को लेना पड़ेगा। तो गामा डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है बेसिकली आपका 9.81। तो गामा सेचुरेटेड तो हमको दिया कितना है 22। तो गामा सबमर्ज कितना हो जाएगा 22 माइनस 9.81। अभी हम यहाँ पे 10, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा हम 10 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं। तो 22 माइनस 9.81 12.19 आ रहा है क्या। ये हो गया आपका गामा सबमर्ज 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी आपका सोइल का पीछे जो मिट्टी है कि नहीं, जो मिट्टी यहाँ पे रखा हुआ बैकफिल में, अभी इसमें इसका बीच का जो वॉइड्स है वो वॉइड्स में पानी फिल्ड है। जब पानी ऊपर पहुंच गया तो दैट मीन्स सोइल का बीच में क्या आ गया, पानी आ गया, ग्राउंड लेवल तक चला गया बोल रहा है ना। ये आपका वाल है। ओके। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो इंटेंसिटी क्रिएट करेगा उसमें हमको वाटर को भी कंसीडर करना है। एंड वो क्या होगा, सी एक्टिव प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। इंटेंसिटीज दैट मीन्स के ए गामा सबमर्ज एच प्लस गामा सबमर्ज इनटू एच। ठीक है। एंड अगर आप इसका हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखेगा तो कुछ इस टाइप का होगा। सोइल का वजह से मिल रहा है एज वेल एज वाटर का वजह से मिल रहा है। समझ रहा है। सोइल वाटर। तो इसीलिए आ रहा है यहाँ पे। ओके। तो अभी क्या हो जाएगा आपका, बस वैल्यूज को डालिए। 1/3 इंटू 12.19 इंटू 8 प्लस, सॉरी ये गामा समझ नहीं है, गामा डब्ल्यू होगा। गामा डब्ल्यू आपका 9.81 इंटू 8 कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 12.19 इंटू 8 प्लस 9.81 इंटू 8। 110.986 ऐसा कुछ आ रहा है क्या। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके। जहां से मैं ये क्वेश्चन लिया वहां पे ऑप्शन में 111 है, तो ये 110.986 तो 111 कंसीडर कर सकता है ना हम। ठीक है। और वही अगर आपसे टोटल अर्थ प्रेशर पूछता तो यहाँ पे कैसे चेंज होता है ये टोटल अर्थ प्रेशर। टोटल अर्थ प्रेशर हो जाएगा हाफ ए गामा सबमर्ज एच स्क्वायर प्लस हाफ
गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। ओके, जस्ट निकालिए। 0.5 इंटू 1/3 इंटू गामा समर्ज हम लोग का 12.19 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 9.81 इंटू 8 स्क्वायर। 443.94 आ रहा है क्या? 443.9466। 443.9466 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया एक्टिव कंडीशन में। ओके, ये आपका थर्ड आंसर है जो पूछा है। ये जो हम लोग टोटल अर्थ प्रेशर है, ये लाइक आपका क्वेश्चन का इम्प्रोवाइज है। सिमिलरली पेसिव कंडीशन में पेसिव के लिए सिंपली केपी गामा एच प्लस गामा डब्ल्यू एच निकालिए। दैट मीन्स 3 इंटू 12.19 इंटू 8 प्लस 9.81 इंटू 8। 371.04 आ रहा है क्या? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। एंड वही अगर इसको इम्प्रोवाइज करता तो टोटल अर्थ प्रेशर पूछता। ये हो जाएगा आपका हाफ के पी गामा समर्ज एच स्क्वायर प्लस हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। निकालिए। 12.19। 1484.16 किसी का आ रहा है क्या? 1484। 16 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है। ठीक है यहां तक? ओके, नाउ अभी जो हम लोग सोल्व किया इसको समझता। देखिए, टोटल अर्थ प्रेशर सेचुरेटेड कंडीशन में पेसिव का केस में कितना है? 1484। ओके, एंड एक्टिव ड्राई का कंडीशन में कितना है? लाइक आपका टोटल अर्थ प्रेशर 17
28। यहाँ पे कितना है आपका 1484 पेसिव का केस में, क्योंकि वाल जो सोइल को पुश कर रहा है कि नहीं। एंड जब पुश कर रहा है तो जो वेट, जो आपका सोइल है जब सबमर्ज हो गया, तो सबमर्ज होने का वजह से उसका वेट लूज हो गया, वेट कम हो गया बायोन्सी का वजह से, जिसका वजह से आपका पेसिव, टोटल पेसिव अर्थ प्रेशर जो आ रहा है वो कम हो रहा है। ओके। एंड प्रैक्टिकली वाल जो सोइल को पुश करके अंदर नहीं घुसाता है। हमेशा प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है, जो आपका सोइल है वो वाल को पुश करके दूर भेजने का कोशिश करता है। ओके। इसलिए रिटेनिंग वाल का केस में जो हमारे लिए मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर को जस्ट देखिए यहाँ पे, जब आपका सोइल पूरा का पूरा पानी में डूब गया, उस केस में कितना है, मेयरली ये 443 है कि नहीं वेट। एंड एक्टिव कंडीशन में कितना है ये, एक्टिव कंडीशन में जैसी 190, सॉरी ड्राई कंडीशन में कितना है ये आपका 192 ओनली। ओके। जबकि फुली सेचुरेटेड कंडीशन में टोटल अर्थ प्रेशर कितना है 400। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 300 टाइम के आसपास ज्यादा हो गया। एंड एक हम लोग देखा था ना फेल्योर के टाइम में कि हम इंटरप्रेट करने में अगर गलती कर दिया, ओके, लेट्स से अगर हम यहाँ पे वीप होल नहीं प्रोवाइड करेगा, ओके, रिटेनिंग वॉल में अगर वीप होल नहीं प्रोवाइड करेगा, तो ये जो आपका पानी है जो आपका रिटेनिंग वॉल का पीछे में डिपॉजिट हुआ, वो तो अल्टीमेटली आपका वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है कि नहीं। आपने तो कैलकुलेट किया था 100 समथिंग के लिए, कितना 192 के लिए फॉर एग्जांपल, है कि नहीं, 192 के लिए कैलकुलेट किया था। एंड जब आप डेसिपेट नहीं करवाए पानी को तो यहाँ पे 443 आ गया, जो कि आपका कैलकुलेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा है कि नहीं। इस केस में आपका वॉल टूट सकता है, समझा। इसलिए हम व्हीप होल्स प्रोवाइड करता है। जब हम व्हीप होल्स प्रोवाइड करेगा तो वो पानी का वेट आपका जो रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल का ऊपर में फोर्सेस क्रिएट नहीं करेगा, पुशिंग फोर्स क्रिएट नहीं करेगा, आपका वॉल सेफ रहेगा। अदरवाइज सी आप देख सकता है कितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर आप देखेगा तो कितना है ये 443.94 माइनस, सॉरी 192, यस 251.9, दैट मीन्स 252 टाइम, 252 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ के हिसाब से प्रेशर जो है वो ज्यादा हो गया। आप डिजाइन किया था इसको 192, 200 तक लेट से ये सस्टेन कर लेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब आप इंक्लूड किया तो, लेकिन 251 तो ये बहुत ज्यादा हो गया ना, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम वी फोल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि ये एक्स्ट्रा लोड मेरा वॉल पे ना आए। जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा, जब पानी आपका अंदर में ट्रैप्ड होगा तो उतना ज्यादा उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, कुछ डाउट है अभी किसी को। नहीं है तो आगे चलता है। ओके। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, रिटेनिंग वॉल विथ इंक्लाइंड बैकफिल। रिटेनिंग वॉल विथ इंक्लाइंड बैकफिल, ठीक है। तो इंक्लाइंड बैकफिल कैसा होगा, ये आपका वॉल है। दैट मीन्स जो आपका बैकफिल है कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे ज्यादातर आप देखता होगा हम इसी कंडीशन को यूटिलाइज करता है। ओके। ये आपका हॉरिजेंटल है,
यहाँ पे ये एंगल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ओके, बीटा। यहाँ पे और कुछ चेंजेस नहीं है। एक्टिव अर्थ प्रेशर और पेसिव अर्थ प्रेशर जो कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया है, वहां पे सिर्फ जो कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का जो क्राइटेरिया है, वहां पे सिर्फ चेंजेस आता है। ओके, इन केस ऑफ इंक्लाइंड बैकफिल, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस बीटा कोस बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। सॉरी, कोस स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय कोस बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर 5। ओके, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया। कब? जब आपका बैकफिल इंक्लाइंड है। एंड आपका पेसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, केपी। सिर्फ माइनस को आप प्लस कर दीजिए, कोस बीटा प्लस रूट ओवर कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय कोस बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर 5। ओके, ये चीज को जस्ट आपको याद रखना है। और इस बार एई प्रीलिम्स में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आपका इंक्लाइंड सरचार्ज के केस में आपका कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला ही पूछ दे, तो अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, इसी फॉर्मूला में इफ बीटा इक्वल टू जीरो, जब आपका बीटा जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? हुँ? जब बीटा जीरो होगा तो वाल का सीधा ओरिजेंटल कंडीशन में लाइक आपका बैकफिल हो जाएगा, जो कि प्रीवियस केस है। तो इस फॉर्मूला में जस्ट हम डाल के देखता है ये कंडीशन को, क्या हमारा के ए का वैल्यू पहले जैसे आता है कि नहीं। लेट्स चेक। अगर बीटा का वैल्यू जीरो है तो इस केस में के ए क्या हो जाएगा, देन के ए इज इक्वल टू कोस जीरो माइनस कोस स्क्वायर जीरो माइनस कोस स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय कोस जीरो प्लस कोस स्क्वायर जीरो माइनस कोस स्क्वायर 5। यही होगा ना? हमको क्या पता है कोस जीरो का वैल्यू क्या है? हम्म, वन। कोस जीरो का वैल्यू वन है कि नहीं? तो जब हम यहाँ पे वन डालेगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर के ए इज इक्वल टू वन
1 minus cos square phi divided by 1 plus root over 1 minus cos square phi, यही होगा ना। तो 1 किसी के साथ इंटू करेगा तो लाइक वो सेम वैल्यू रहेगा, तो दैट मीन्स मेरे पास क्या मिल रहा है, के ए इज इक्वल टू 1 minus cos square phi divided by 1 plus root over 1 minus cos square phi। 1 minus cos square phi कितना होता, हमको क्या पता, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यही होता है ना। तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। ये हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो दैट मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जगह हम क्या डाल सकता है, देयरफॉर के ए क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट ओवर साइन स्क्वायर फाई, यही होगा ना। तो रूट अगर हम लेगा साइन स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई। दैट मीन्स जो हमने डाला था कोस बीटा, वो सही डाला था, यही आता है ना। ये जस्ट वेरीफाई करके आपको दिखा रहा है। ओके, इनकेस अगर आप भूल जाए तो इस टाइप से निकाल सकता, एंड सिमिलरली लाइक आप केपी के लिए भी निकाल सकता है, सेम मिलेगा आपको 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव। सर के ठीक का है, ये है ना सर, अभी जो लास्ट वाला। नहीं नहीं, ये तो जब आपका बीटा इक्वल टू 0 होगा तो, ओके ओके, जब ठीक है आपका ठीक है। जब ओके आपका ओके इंक्लाइन बैकफील्ड है, जब आपका बीटा का सर्टेन वैल्यू है, उस केस में हम इसको यूज करेगा, ये फॉर्मूला को एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालने के लिए और इसको पेसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, कुछ डाउट है यहां तक, नहीं है तो एक न्यूमेरिकल करके देखता है, तो लाइक ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, ए वॉल ऑफ 6 मीटर हाइट सर, ब्लैक पेन यूज कीजिए ना सर। ओके, रेड, रेड में कोई इशू है, नो उसको भी यूज नहीं कर, रेड ठीक है, देखने में रेड और हाँ, रेड रेड एंड और ब्लैक ग्रीन। ना, ओके। ये सर, ग्रीन थोड़ा विजिबिलिटी में थोड़ा वाइड है, इसलिए प्रॉब्लम होता ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, ए वॉल ऑफ 6 मीटर हाइट, wall of 6 meter height retain sand having unit weight 20 kilonewton per meter cube, 20 kilonewton per meter cube, and angle of internal friction
30 डिग्री। ओके, इफ surface of backfill slope upward at 15 degree to the horizontal, find active thrust per unit length of wall. Per unit length of wall. ओके, ये आपका क्वेश्चन है। दैट मीन्स अगर आप इसको ड्रॉ करेगा तो क्या होगा, ये आपका वॉल है कि नहीं? दैट मीन्स ये कुछ ऐसे स्लोप हो रहा है, ओरिजेंटल का रेस्पेक्ट में ये एंगल कितना है बोल रहा है, 15 डिग्री, है कि नहीं? ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। ओके, दैट मीन्स क्या क्या डेटा दिया है। ए वॉल ऑफ 6 मीटर हाइट, दैट मीन्स एच का वैल्यू दिया है हमको 6 मीटर। रिटेन सैंड हैविंग यूनिट वेट, अभी देखिए यहाँ पे लाइक आपका सेचुरेटेड, सबमर्ज या मोइस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो हम सिंपली गामा लिख सकते हैं। कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया, दैट मीन्स आपका फाई का वैल्यू दिया, कितना, 30 डिग्री। ओके, एंड इफ सरफेस ऑफ द बैकफिल स्लोप अपवर्ड, दैट मीन्स बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ, बीटा कितना है आपका, 15 डिग्री। तो जस्ट यहाँ पे आपको के ए का कैलकुलेशन में ध्यान देना है, बाकी तो सब सेम है जैसा हमने पहले किया ना। के ए कितना हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू कोस बीटा, कोस बीटा माइनस, क्योंकि एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है, कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर पाई। वैल्यूज को पुट कीजिए, आपको के ए का वैल्यू कुछ मिलेगा, कितना आता है, कोस 15 इंटू कोस 15 माइनस रूट ओवर कोस 15 स्क्वायर माइनस कोस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस 15 प्लस रूट ओवर कोस 15 का स्क्वायर माइनस कोस 30 का स्क्वायर। कितना आ रहा है, के ए
0.3729 ना, ये आपको के ए मिल गया है कि नहीं। हमको तो यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, प्रेशर फोर्स। अगेन ध्यान देना है, प्रेशर, लाइक यहाँ पे एक्टिव थ्रस्ट बोल रहा है ना, थ्रस्ट दैट मीन्स फोर्स है कि नहीं। प्रीवियस केस में हमको इंटेंसिटीज पूछा था, इंटेंसिटी दैट मीन्स ट्रायंगल का बेस को पूछ रहा है, थ्रस्ट दैट मीन्स टोटल ट्रायंगल का एरिया को पूछ रहा है, वही है ना। देयरफॉर टोटल एक्टिव थ्रस्ट पर मीटर लेंथ ऑफ वॉल क्या होगा, सिंपली कैपिटल पी ए इज इक्वल टू हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई पानी वानी नहीं है, जस्ट वैल्यूज को डालिए आंसर मिल गया। 0.5 इंटू 0.3729 इंटू गामा 20 है इंटू 6 का स्क्वायर, 134.244, 134.244 किलो न्यूटन पर मीटर। पर मीटर लेंथ पूछा है ना, दैट मीन्स ये है आपका आंसर। कुछ डाउट है किसी को। यहाँ तक ठीक है। तो इस टाइप से लाइक आपको अर्थ प्रेशर निकालने बोल सकता है, क्या पे, आपका रिटेनिंग वॉल पे। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चल सकते हैं। ना, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस टाइप से लाइक आपको अर्थ प्रेशर से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकता है। हो सकता है लाइक आपका हॉरिजेंटल बैकफील से रिलेटेड हो, या हो सकता है आपका इंक्लाइंड बैकफील से रिलेटेड हो। यही एग्जाम में ऑलरेडी इंक्लाइंड बैकफील से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ चुका, ओके, जहां पे हमको अर्थ प्रेशर निकालने बोला था। ओके, नो आगे चलता है। अभी जैसे हमने प्रोपोर्शनिंग से का बारे में देखा था, है कि नहीं, लास्ट क्लास में। आपको डिजाइन तो नहीं देगा एग्जाम में, इतना तो श्योर है। इवन अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है अभी जो हम करेंगे। बट इसको समझ गया बोलने से वो प्रोपोर्शनिंग को आप आसानी से समझ सकता है। ओके, प्रोपोर्शनिंग दैट मीन्स जो थंब रूल है, थंब रूल को यूज करके हमको वॉल का डायमेंशन को फाइंड आउट करना होता है। एंड वो थंब रूल अगेन डिफरेंट भी हो सकता है, एग्जैक्ट सेम नहीं रहता। अलग अलग जो आपका साइट इंजीनियर है या फिर अलग अलग ऑथर का बुक को आप देखेगा, उसमें स्लाइटली डिफरेंट आपको थंब रूल दिखेगा वाल को प्रोपोर्शन करने के लिए। ओके, लेकिन जब भी आप वाल को प्रोपोर्शन करेगा, आपको एफओएस निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, जब तक आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल के वो सेफ है बोल के नहीं दिखाएगा, आपका डिजाइन करेक्ट नहीं है। ओके, एंड अगर आप एफओएस को सही निकाल के वहां सर पे दिखा दिया कि लाइक आपका, हाँ, सर वो के का वैल्यू जो आपका जैसे मेरा नहीं निकल रहा है, कैसे करके कितना आ रहा है निकलेगा। आपका, आपका मेरा कितना आ जीरो रहा पॉइंट नाइन सिक्स ऐसे आ रहा है, 0.96। मेरा है। भी ये का वैल्यू नहीं आ रहा कि। कितना आ रहा है आपका, आपका कैलकुलेटर कहीं रेडियन मोड में तो नहीं है। नो सर। सर सर वो बताए सर, वो जो हाँ ये कैलसी में ना सर, कैलकुलेटर में हाँ सर, कोस का जो कोस के बाद जो स्क्वायर डालता था ना, हाँ। कोस के पावर कोस जैसे, उसको कैसे डालता है सर। जैसे आप
जैसे आप कोस लिखेगा, मतलब कोस को डायल करेगा, आपको जी ब्रैकेट खुलेगा। जी, ओके, ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खुलने के बाद, ओके ब्रैकेट खुलने के बाद आप 15 डाल दिया, फिर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए एंड उसके बाद स्क्वायर लगाइए, जस्ट हाँ जो सर, एक्स स्क्वायर वाला जो। सर ऐसे ही किया था, तब भी नहीं निकला है तो हम और सोचे किसी हम का ऐसा? कोस का बात, वो जो पावर स्क्वायर को डालना है क्या, ऐसे टाइप जो एग्जैक्ट जैसे लिखा है, पर हम आप जैसे बोले ऐसे किए। हाँ, सर आ और गया, किसी ठीक का है ये ठीक इशू आ है, रहा है क्या? आ गया सर। ठीक है ठीक क्या है। गलती कर रहा था? सर मेरा वो हम गलती दबा रहा था। ओके, आप भी एक बार चेक कीजिए। ठीक है सर, हम बाद में चेक करते हैं एक बार। अगर इशू है तो बाद में आपको वो कैलकुलेटर कैसे यूज करता है, मतलब इस यहाँ से तो नहीं दिखा सकेगा, दूसरा ओ सर, सिस्टम से ठीक दिखाना होगा सर, पड़ेगा। हम कहीं पर माइनस पुण्य डाला है सर। हाँ, मार के देखिए। जी सर, आप बताते बोलते रहिए सर हम। ये ठीक है ना यहाँ पे? आई होप आपका भी आ जाएगा उनका जब सही हो गया तो। ओके, तो जो हम लोग प्रोपोर्शनिंग एंड डिजाइन से रिलेटेड जो बात कर रहा था, वो आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, इतना तो श्योर है। हाँ, अभी जो हमने किया है यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करने का, हॉरिजेंटल से रिलेटेड या प्रेशर इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंक्लाइंड बैकफिल से रिलेटेड, या फिर लेट से हॉरिजेंटल बैकफिल, ये यहाँ से जो ट्विस्ट करेगा वो यही ट्विस्ट कर सकता है और ज्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं कर सकता। डिजाइन से रिलेटेड, प्रोपोर्शनिंग को चेक करने से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? अभी जो क्वेश्चन करेगा इसको देख के आपको पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता, अभी जो हम लोग करने जा रहा है। ओके, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस जगह से क्वेश्चन पूछने का संभावना नेग्लिजिबल है, नील है। हाँ, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उस टाइम में अगर वो झगड़ा वगैरह करके अगर क्वेश्चन सेट कर रहा है तो अलग बात है घर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। इस टाइप का क्वेश्चन बट आप एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो हमने पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात किया था ना, वो सब चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जेई का सर अभी डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव वाला भी सर आएगा क्या सर इसमें, सर इस पेपर 2 में नहीं सर? नहीं, नहीं आएगा। आपका पेपर वन पेपर टू का सिलेबस डायरेक्टली वहां पे दिया हुआ है ना, पेपर वन पेपर टू आपका अलग से नहीं होगा। और सर हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं सर। सर एक ही एग्जाम होगा ना सर? जैसे एई का था, जैसे सुबह को ये का दे के शाम को टेक्निकल पेपर। हाँ, एक ही दिन में होने का चांसेस है, अभी जब तक कमीशन कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा एग्जाम का बारे में। बाकी तो हम लोग जस्ट एक्सपेक्ट कर सकता है कि ऐसा है, संभावना लगा सकता है। ओके, लेकिन सर इतना तो वो श्योर है कि आपका नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया है कि आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यू में होगा। ये तो आप देखा होगा ना वो नोटिफिकेशन, जो आई थिंक अप्रैल में दिया था, अप्रैल मई में। सर कंफर्म है सर वो भी? हाँ, वो तो कंफर्म है कि लाइक आपका इंग्लिश जीएस रीजनिंग मिला के 100 मार्क का, एंड देन आपका 200 मार्क का टेक्निकल पेपर होगा, एंड दोनों ही पेपर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सर एई ये प्रीलिम्स कमीशन क्लियर वाला लोग का नोटिफाई तो, कर चुके। प्रीलिम्स का सर मेंस देने वाला लोग, एई का जो मेंस देने वाला लोग का तो सर बहुत एडवांटेज हो जाएगा लग रहा है सर। इसीलिए जब तक आपका ये एई का एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं होगा, जेई का मतलब एग्जाम होने का चांसेस कम है, नेग्लिजिबल है। इसमें क्या होगा कि लाइक अभी आज के डेट में अगर नोटिफाई किया, ठीक है, आज के डेट में नोटिफाई किया, उसके बाद लेट से एग्जाम हो गया नवंबर दिसंबर में, फॉर एग्जांपल 2-3 महीना तो आपको देता ही है टाइम। ओके, नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो गया एंड उस दिन तक आपका एई का फाइनल रिजल्ट नहीं निकला, तो क्या होगा? अभी तक के हिसाब से जो हमको इंफॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से आपका 300 पोस्ट आ रहा है जेई में। ठीक है, तो ये में तो इसमें तो जब तक किसी को जॉब नहीं मिला है तब तक तो लाइक वो जॉब के लिए चाहेगा ही, है कि नहीं? तो जो आदमी एई एग्जाम दिया है जिसका बहुत अच्छा हुआ, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा लाइक वो भी श्योर नहीं है ना कि लाइक उसको जॉब मिल जाएगा, तो वो भी आपका जेई का आपके साथ में जेई का एग्जाम देगा। ओके, आपके साथ में जेई का एग्जाम देगा, निकल गया, तो एई में देखिए आपका 104 पोस्ट है समथिंग, है कि नहीं? तो वो सीधा वो 104 आदमी तो जेई को तो निकाल लेगा, इतना तो श्योर है। श्योर जो है सर आदमी वो। एई को निकाल रहा है
वो तो आपका जेई का पोस्ट को भी निकाल लेगा। तो जब एई एंड जेई का पोस्ट निकलेगा तो क्या करेगा, ये 104 आदमी जो है वो डायरेक्ट जेई को रिजाइन करके जाके कहाँ ज्वाइन करेगा, एई में ज्वाइन करेगा। तो दैट मीन्स आपका जेई में डायरेक्ट 104 पोस्ट वैकेंट हो जाएगा। एंड कमीशन वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता, तो दैट मीन्स वहां पे वेटिंग लिस्ट होने का चांसेस ही नहीं है। समझ रहा है ना। तो वो 100 पोस्ट जेई का खाली ना हो, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि लाइक एई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये आपका जेई का एग्जाम को करेगा। सर तो ये डायरेक्ट 104 पोस्ट डायरेक्ट वैकेंट हो जाएगा आपका जेई का। सर अक्टूबर एंडिंग तक तो शायद एग्जाम हो जाएगा ऐसे सुन रहा था सर। किसका? सर जेई का। मतलब अब अभी मतलब ऐसे सुन रहा है कहीं से, मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो कमीशन ही आपको देगा। मतलब बहुत सारा आदमी होता है सोशल मीडिया में जाके कुछ भी बोल देता है, मतलब हमको दूसरा का बात नहीं सुनना है, जो कमीशन बोलेगा वही फाइनल है। मतलब बहुत सारा आदमी तो सोशल मीडिया में ऐसा भी बोला था लास्ट ईयर ही कि लाइक 2023 का ही समथिंग जून जुलाई में एई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जो कि अभी आपका 25 आ गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एंड वो 800 समथिंग आदमी जो एग्जाम लिखेगा अभी, उसका पेपर इवेलुएट करने में भी तो टाइम लगेगा, क्योंकि वो पेपर इवेलुएट होने के लिए कोई प्रोफेसर के पास जाएगा। अभी हर जगह का, हर कॉलेजेस का सेशन चल रहा है, तो कोई प्रोफेसर इतना फ्री तो नहीं है कि लाइक 100% टाइम डिवोट करके लेट से आपका पेपर को इवेलुएट करेगा। समझ रहा है। तो एग्जाम सपोज 6-7 को हो भी गया, उसके बाद भी आपको 2-3 महीना लगेगा वो पेपर इवेलुएट होने के लिए। एक बार जब पेपर इवेलुएट हो गया, उसका रिजल्ट निकालेगा, हो सकता है 15 डेज का अंदर में लाइक वो इंटरव्यू कंडक्ट कर ले, वो अलग चीज है। सर समझ रहे टेक्निकल हैं? सब्जेक्ट का तो सर अलग अलग सर टेक्निकल सब्जेक्ट अलग अलग प्रोफेसर होगा कैसे इससे जो पेपर इवेलुएट करेगा सर? मतलब एनवायरनमेंट का सर अलग सा, आरसीसी का अलग से, स्टील का ऐसा होता है कैसा इसका? एक्चुअली कमीशन का पेपर सेट करने का बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है। ओके, जो भी आदमी इस पेपर सेट किया होगा, उसके साथ में, वो पेपर के साथ में, वो उसका मॉडल आंसर की भी साथ में दिया होगा। मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है वो भी साथ में दिया होगा। तो वो सॉल्यूशन से जस्ट मैच करके चेक करेगा। एंड अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर में अगर कुछ गलती है तो उसके लिए, हालांकि मेंस में तो कभी चैलेंज नहीं हो पाता। ओके, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसी में आपको चैलेंज करने के लिए सर्टेन टाइम देता है, टाइम पीरियड देता है। समझा? हाँ तो सर अभी जेई के लिए एमसीक्यू सिर्फ ना हाँ, एमसीक्यू, इसलिए जितना होगा? हो सके एमसीक्यू लगाना है। सर नेगेटिव मार्किंग। ये चीज आपका एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें लिखा हुआ होगा। एंड जेई एग्जाम में ज्यादातर चांसेस है नेगेटिव मार्किंग का। जेई एग्जाम में आपका ज्यादातर चांसेस है नेगेटिव मार्किंग होने का। ठीक है। सर तो सर ये जो एग्जाम को सर नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर सकता है क्या? जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से तो नहीं कर सकता। अब फिर ये सोर्स मत पूछिएगा, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सर पूरा सर समय ऐसे मान लो जैसे कि नोटिफिकेशन आगे आने के बाद 1 महीना के बाद एग्जाम है सर, ऐसे होने से तो सर फंस जाएगा ना। इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन नोटिफिकेशन आने का 1 महीना का अंदर में एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। सर एई का भी सर ऑलमोस्ट ऐसे ही था ना सर। लेकिन वो तो ज्यादा कैलेंडर दे दिया था ना, कैलेंडर दे दिया था। हाँ सर जेई का भी तो दिया था सर, जेई का अगस्त में था सर कैलेंडर में। हाँ, तो यस, कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि वो कैलेंडर को फॉलो नहीं किया, तो अभी डायरेक्ट सपोज कीजिए कल नोटिफिकेशन निकाल के, लेट से सितंबर 2 तारीख को नोटिफिकेशन निकाल के और अक्टूबर में एग्जाम ले लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट आपका जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन से एग्जाम का बीच का गैप एटलीस्ट आपका 90 डेज होगा, एटलीस्ट। सर सर एई एई का में एई कट में ऑफ तो सर कितना ऐसा था? नहीं था ना ए में कॉम्प्लेन? आपका नोटिफिकेशन, ए में आपका नोटिफिकेशन कब दिया गया था?
जून मई में और मई तक जून तक एकेडमिक शायद। कैलेंडर मई में आपको दिया गया था। मई में जून आपको को कैलेंडर बताया शायद। गया था। हाँ, हाँ हाँ। तो सर देखिए जून को वहां से एग्जाम। लाइक आपका वहां फर्स्ट नोटिफिकेशन मतलब उन्होंने जब दिया था कि लाइक एक्सपेक्टेड डेट ये, टेंटेटिव डेट ये हो सकता है, वो कब निकला था? आई थिंक मई में निकला, अप्रैल मई में निकला था। हम्म। और आपका जो नोटिफिकेशन, फर्स्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था और आपका जो प्रीलिम्स हुआ है, वो दोनों का बीच में भी देखिए आपका 3 मंथ के आसपास का गैप होगा। एंड वहां पे आपको ऑलरेडी शेड्यूल दिया हुआ था कि लाइक आपका मेंस एग्जाम कब होगा। तो जब कैलेंडर को फॉलो कर रहा होता है तो मतलब वो चीज को पहले ही दिया जाता है। अभी जैसे जेई एग्जाम के लिए आपका कैलेंडर फॉलो नहीं हुआ है, दैट मीन्स आपको नोटिफिकेशन निकालने के बाद आपको एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम मिलेगा। जैसे मुझे तो नवंबर दिसंबर चला जाएगा सर। ये साल का एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस तो नहीं होगा सर लेकिन। हाँ, सर क्रॉस तो नहीं होगा सर, ये साल तो क्रॉस तो नहीं होना चाहिए। नहीं समझा आपका बात को। मीन्स एग्जाम का डेट नेक्स्ट ईयर तो नहीं होना चाहिए सर, क्रॉस तो ये 2025 क्रॉस नहीं होना चाहिए सर। लेट्स सी, मतलब आप भी कहीं से र्यूमर सुना है, हम भी वैसा ही कुछ र्यूमर सुना है। हम वैसे अक्टूबर लास्ट ऐसे सुन रहा था ना सर, इसलिए हम थोड़ा समय को मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना सर, सिलेबस भी बहुत वास्ट है तो सर। हम्म। सर हाँ जी। सर आपका प्रिंटिंग हो सर, आप रेडी करिए ना सर। हाँ, वो आई थिंक मंडे ट्यूसडे से अवेलेबल हो जाएगा। सर जैसे भी बताइए सर। हम्म। वो थोड़ा वो टेप में पढ़ने के लिए ना छोटा छोटा होता है, ये मोबाइल लुक में देखने थोड़ा तकलीफ होता है, आंख भी दर्द हो जाता है। हार्ड कॉपी मिल जाएगी। जी सर। सर ए में कट ऑफ कितना ओके। चला गया था सर ये प्रीलिम्स का सर? अब अभी जैसे सर कुछ बच्चा 138 बोला उसका क्लियर है, किसी ने बोला उसका 142 मिल रहा है उसका क्लियर नहीं है, दैट मीन्स वो कैलकुलेशन करने में गलती कर रहा है। या फिर हो सकता है वो ओएमआर में, मतलब अपना क्वेश्चन में कुछ और टिक किया, ओएमआर में कुछ और टिक कर दिया। 140 के आसपास है। जी सर। और सर एक बात है सर, जो जो टेक्निकल पेपर और जो रीजनिंग रीजनिंग था सर, तो वो सर वो दोनों को सर मिला के ये किया था क्या सर? जो कट ऑफ वो दोनों को हाँ, ये दोनों। ऐड करके। हाँ, दोनों को मिला के किया जाता है। तो सर तो जेई में सर जो रिक्रूटमेंट होगा सर, उसमें जो जो वो दोनों का मार्क एडिशन होगा ना, एक साथ ही होगा उसका, फोर हाँ, आउट ऑफ 400 से उधर से ये होगा ना सर? और आउट ऑफ 4 कितना, 100 कितना है आपका? 100 है आपका रीजनिंग नॉन टेक के लिए, 100 है, 200 आपका इसके लिए है। टेक्निकल में। एंड 50 मार्क्स आई थिंक इंटरव्यू के लिए था क्या? हाँ 50 मार्क। हम्म, तो ये टोटल से मेरिट लिस्ट बनाएगा। ठीक सर है। ऐसे में तो सिर्फ सिर्फ 100 क्वेश्चंस होगा ना सर? टाइम ड्यूरेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे 100 क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स का एग्जाम होगा। मतलब एडमिट कार्ड में जब आपका ड्यूरेशन दे देगा उससे पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन कितना होगा। जैसे अभी आपका जो प्रीलिम्स, सॉरी मेंस के लिए जो पेपर एडमिट कार्ड आपका इशू किया कमीशन, जी उसके हिसाब से लाइक आपका नॉन टेक के लिए आपको कितना दे रहा है टाइम? 2 आवर्स दे रहा है। जी ओके, 2 आवर्स दे रहा है, दैट मीन्स 100 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है लाइक आपका 80 क्वेश्चन हो। ओके, सर 100 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होगा। हम्म। सर सर हम्म। ऐसे होगा कि जो जनरल अवेयरनेस रीजनिंग है वो लोग एक दिन को है होगा। अभी फिर ये जो पेपर वन पेपर जो टेक्निकल पेपर होगा वो सुबह शाम, जो दो पार्ट में डिवाइड है तो वो सुबह शाम करेगा होगा। अभी जो क्या एई में का भी तो सर ऐसे हो रहा है तो। एई का केस में आपको डायरेक्ट पेपर 1 का सिलेबस अलग से एंड पेपर 2 का सिलेबस अलग से दिया हुआ था। हाँ हाँ जेई का वहां पे देखिए आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस अलग से नहीं दिया, बाइफरकेट नहीं किया। पेपर 1 पेपर 2 बोल के डायरेक्ट नीचे में आपका 16 सब्जेक्ट दे दिया। सर यहाँ में, लेकिन पार्ट 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 वन करके पार्ट टू करके किया है तो सर सिलेबस में। पार्ट 1 पार्ट 2 डायरेक्ट एक साथ में नहीं दिया। सिविल का पोर्शन को देखिए। सर टेक्निकल तो सर एक ही एग्जाम होगा सर, वो मतलब एक ही हाँ, समय में होगा। टेक्निकल का एक ही होगा। हाँ, हाँ
टेक्निकल एक, और ऐसा भी हो सकता है एक ही दिन आपका पूरा दोनों एग्जाम हो जाए, मॉर्निंग में लेट से नॉन टेक एंड आफ्टरनून में आपका टेक्निकल। जैसे आपका अभी एई का एग्जाम हो रहा है, उसमें क्या है, पेपर जो टेक्निकल पेपर है एक दिन में हो रहा है, पेपर वन पेपर टू दोनों एक दिन में हो रहा है, एंड दूसरा दिन आपका नॉन टेक हो रहा है। एक एक साथ ओके, होना चाहिए सर, एक ही दिन को सुबह शाम मेरा हिसाब में सर। ऐसे वही अभी वो तो फाइनल डिसीजन कमीशन लेगा, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत सारा फैक्टर को देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितना है, उसके पास उस टाइम में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एग्जाम सेंटर कितना अवेलेबल है, हर वो चीज को देखेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। सर टोटल एई में सर कितना फॉर्म फिलअप हुआ था होगा सर इस बार? 8000 के आसपास कुछ गया है। सर ये एग्रीकल्चर वाला का सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर, वो लोग एग्रीकल्चर का जो एलिजिबिलिटी है सर, वो लोग फिर हम लोग का वो पेपर को भी एलिजिबल हो रहा था ना सर? सब पेपर में नहीं था, वो चीज के लिए कमीशन का लाइक क्लियरिफिकेशन इशू हाई कोर्ट में दिया है ना, सबमिट किया, मैं आपको तो ग्रुप में सर शेयर कर देगा। जैसे कि कल को सर जे सपोज पीडब्ल्यूडी में निकल गया सर, बात के बाद सर 50-60 पोस्ट निकल गए, तो सर उसमें यही एलिजिबल, ये एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल होगा क्या सर? जहां तक हमको पता है पीडब्ल्यूडी ऑलरेडी 100+ पोस्ट कमीशन को दिया है जेई का रिक्रूट करने के लिए। हाँ सर वो हाँ। तो सर उसमें ये एग्री वाला लोग एलिजिबल होगा क्या सर? नहीं, उसमें पीडब्ल्यूडी में आपका एग्री वाला एलिजिबल नहीं है, बेसिकली डब्ल्यूआरडी उसमें होता है। सर 300 निकलने से भी सर फिर चीज जो सर डिवाइड होगा ना सर? हाँ, मतलब वो ऑलरेडी पहले से रोस्टर बना हुआ है, उसके हिसाब से ही होगा। डब्ल्यूआरडी में सर्टेन पोस्ट ऑलरेडी एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए होता है। सर उसमें सर ये हम लोग तो डब एलिजिबल होगा सिविल वाला? हाँ, ओके। जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे तो वहां पे सर सब कुछ वही क्लियर कट बता देंगे। वही सब चीज है अभी एई में ना, एग्रीकल्चर वाला जो सिविल वाला जो उसमें अपियर नहीं कर पाएगा क्या वो डब्ल्यूआरटी ऑलरेडी और रिजर्व्ड है उनके लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ठीक है, चले आगे। चल, डिजाइन अ ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ओ सॉरी, डिजाइन नहीं करता, इवैल्यूएट द सेफ्टी, evaluate the safety of gravity retaining wall of a height 5 meter with vertical back back to retain a cohesionless backfill. Cohesionless backfill of unit weight 18 kilonewton per meter cube and angle of shearing resistance 30 degree. Assume that angle of friction between
base of wall and foundation soil is 30 degree. The wall is 1 meter wide at the top and constructed with brick masonry having unit weight 20 kilonewton per meter cube. 20 kilonewton per meter cube and base of wall is 1 कंडीशन में हमको दिया 2.5 मीटर, दूसरा कंडीशन में हमको दिया है 3 मीटर. दैट मीन्स 2 क्वेश्चन है. ओके, फिगर हमको दिया हुआ है यहाँ पे. वर्टिकल बैकफिल है. यहाँ पे कोई लाइक आपका फाउंडेशन जैसा चीज नहीं दिया हुआ. ये जस्ट हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन है. ये हमको बता रहा है कि ये 1 मीटर है एंड ये बॉटम बेस के लिए अगेन आपको 2 अलग अलग कंडीशन दिया है ना. बेस ऑफ द वॉल इज, एक कंडीशन में लेट से आपका 2 मीटर है, दूसरा कंडीशन में आपका 3 मीटर है. ओके, तो इसका हमको सेफ्टी को चेक करना है, ये वॉल सेफ है या नहीं है. राइट, चलिए शुरू करता है. एंड इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, नहीं मिलेगा. okay? हाँ, इसके में जो हम फॉर्मूला यूज करेगा वो मैं भी आपसे पूछ सकता. अगेन क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है. सर इवेलुएट द सेफ्टी. हाँ. सर सपोज सर इसी टाइप का सर क्वेश्चन आके ना सर, जैसे कि वो जैसे कि 1 2 3 जैसे कि निकालने देगा ना सर, उसमें से डायरेक्ट 3 4 क्वेश्चन एक ही सर, एक ही डायरेक्ट डिजाइन से वो जो भी हो सर, एक ही डिजाइन से डायरेक्ट 3 4 क्वेश्चन उधर में ऐड कर देने से सर, ऐसा. नहीं, ऐसे नहीं बन सकता यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपको वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए पूरा कैलकुलेट करके जाना पड़ेगा. अभी जब हम लोग कैलकुलेट करेगा वो पूरा, जब तक आप नहीं करेगा वो चीज नहीं निकलेगा, फैक्टर ऑफ सर सेफ्टी. एग्जांपल सर जैसे कि, हाँ सर, जो सपोज डिजाइन करना होगा ना सर, तो डिजाइन करने से सपोज कुछ, सपोज सर स्टील का ही ले लीजिए एग्जांपल सर, जैसे कि हमारा स्ट्रेंथ निकालना हो सर, कुछ कुछ फिर ये एफिशिएंसी निकालना हो, तो सर कंप्लीट एक डिजाइन को सर वो जो डायरेक्ट जैसे कि मार्क्स को डिवीजन करके सर 3 4 क्वेश्चन एक ही साथ बना के सर, ऐसे नहीं करेगा क्या अचानक से सर? नहीं, वैसे नहीं होगा. डोंट वरी. मतलब वो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन जैसे समटाइम गेट में होता जी. है, उस टाइप का आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. हाँ, ओके. इसमें जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाला है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. वो फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अभी जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल दिया कि इसका स्टेबलाइजिंग मोमेंट इतना, ये वाल है, इसका साइज ये है, इसका स्टेबलाइजिंग मोमेंट ये है, इसका डिस्टर्बिंग मोमेंट ये है. जो हम कैलकुलेट करेगा वो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको दे के बाद में हो सकता है आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करवाए. ओके, जहां पे कैलकुलेट, जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सोल्यूशन करने के बाद आपको बताएगा कि कहाँ से पूछा जा सकता है. ठीक है. ओके,
क्वेश्चन को समझिए पहले क्या बोल रहा है। सी, यहाँ पे आपको बोल रहा है इवेलुएट द सेफ्टी ऑफ अ ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट 5 मीटर, दे दिया। वर्टिकल बैकफिल, ओके, बैकफिल आपका वर्टिकल है, टू रिटेन अ कोहेजनलेस बैकफिल, ओके, दैट मीन्स सैंडी सोइल है, कोहेजनलेस सोइल है, दैट मीन्स सैंडी सोइल है, जिसका यूनिट वेट आपको बता दिया कितना है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब सोइल का। एंड एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाई का वैल्यू भी हमको दे दिया, कितना है, 30 ना, 30 डिग्री, okay, assume that angle of friction between base of wall and foundation soil is 30 डिग्री, okay, that means आपका फ्रिक्शन एंगल का भी वैल्यू दे दिया, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, द वॉल इज 1 मीटर वाइड एट द टॉप, मतलब ये प्रोपोर्शन करके आपको दिया हुआ, ओके, वाइड एट द टॉप एंड कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक मैसनरी, यहाँ पे लाइक आपका ब्रिक मैसनरी है तो इसका डेंसिटी डिफरेंट है, अगर यही स्टोन से बना हुआ होता तो उसका डेंसिटी डिफरेंट होता, वही कंक्रीट से बना हुआ होता तो उसका डेंसिटी डिफरेंट होता, तो जो भी मटेरियल यूज करेगा उसके हिसाब से सिर्फ उसका डेंसिटी चेंज होगा, बाकी कैलकुलेशन का क्राइटेरिया सभी में सेम रहेगा, ओके। देन क्या बोल रहा है, बेस ऑफ वॉल इज, एक कंडीशन में मेरा बेस ऑफ वॉल 2.5 मीटर वाइड का है, दूसरा कंडीशन में आपका बेस ऑफ वॉल 3 मीटर का है, ओके। तो देखता है इसको सोल्व करता। नाउ यहाँ पे लाइक ये आपका बैकफिल है, वर्टिकल वॉल है बोला है कि नहीं, यहाँ पे लाइक आपका सोइल है, राइट। एंड इसको देखिए, ये आपको जस्ट एक क्या दे रहा है, रिटेनिंग वॉल, किस शेप में है, ट्रापीजोइडल शेप में है, ओके। तो अभी यहाँ पे अगेन आपका जो फर्स्ट यूनिट जो हमने मेजरमेंट पढ़ा था, मेजरमेंट आपको हेल्प करेगा इसका वॉल्यूम निकालना अल्टीमेटली, क्योंकि डेंसिटी तो दिया हुआ है हमको, तो वेट चाहिए, ओके। सी, जो सोइल है, सोइल इधर में एक्ट करेगा, पीछे में है, पीछे में है तो लाइक इसका वजह से जो प्रेशर आएगा वो यहाँ से कुछ इस टाइप से आएगा, एंड ये वॉल को डिस्टर्ब करने वाला जो फोर्स है वो कौन है, वो ये सोइल का है, पीए, तो आपको पीए निकालना है कि नहीं। ये जो हम अभी एनालिसिस करेगा, एनालिसिस का पार्ट है पीए, जिसका जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया है ऑलरेडी, है कि नहीं, पीए कैसे निकाला जाता है हमको ऑलरेडी पता है, राइट। तो ये आपको पीए मिलेगा। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये पीए कहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है, h/3 में, बेस से h/3, दैट मीन्स ट्रायंगल का सीजी कहाँ होता है, बेस से 1/3 में एंड एपेक्स से 2/3 में होता है, तो हमको ये चीज पता होना जरूरी है। दूसरा, ऑलरेडी जब हम फेलियर क्राइटेरिया को देख रहा था तो हमने देखा था कि लाइक जब भी ये फेल होगा तो लाइक इस जगह से रोटेट हो सकता है, टो से, है कि नहीं। तो सभी फोर्सेस का मोमेंट हमको इसी टो पे लेना पड़ेगा, स्टेबलाइजिंग फोर्स हो या फिर डिस्टर्बिंग फोर्स हो, सभी फोर्सेस का मोमेंट हमको ये टो में लेना पड़ेगा, तो ही लाइक हम इसको सही से निकाल सकता है, ओके। चलिए शुरू करता है। डेटा गिवन, हाइट दिया हुआ है, कितना है, हाइट है हम लोग का 5 मीटर। दूसरा क्या दिया, वर्टिकल बैकफिल है, कोहेजनलेस सोइल है, यूनिट वेट हमको दिया हुआ है सोइल का, लेट्स से हम एस से डिनोट कर रहे हैं सोइल के लिए, क्योंकि यहाँ पे और एक डेंसिटी दिया हुआ है, ओके। कितना है इसका डेंसिटी, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देन क्या दिया, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आपको फाई दिया, 30 डिग्री, ओके। देन क्या दिया, assume that the angle of friction between base of wall and foundation soil is 30 डिग्री, that means let's say ये डेल्टा ले लेता है इसको हम, डेल्टा आपको दिया हुआ कितना, 30 डिग्री, ओके, राइट, ओके। एंड यूनिट वेट ऑफ ब्रिक मैसनरी भी हमको दिया हुआ है, लेट्स से यूनिट वेट डब्ल्यू, दैट मीन्स वॉल का डेंसिटी दिया हुआ है हमको कितना, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। अब ये किस टाइप का बैकफिल है, बैकफिल जो आपका क्या है, ग्रेनुलर बैकफिल है कि नहीं, कोहेजन लेस दैट मीन्स ग्रेनुलर, दैट मीन्स ये आपका सैंडी सोइल है ना। चलिए केस 1, व्हेन b इक्वल टू
2.5 मीटर। ओके, तो आप सबसे पहले के निकाल लीजिए। के कितना होगा? के हो जाएगा के ए 1 - sin 5 बाय 1 + sin 5। ओके, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 1/3, ऑलरेडी हमको पता है। ओके, तो पी ए कितना हो जाएगा? ओके, नाउ अभी तक जो हम कैलकुलेट कर रहा था पेसिव अर्थ प्रेशर का, उसको जस्ट यूनिट को देखिएगा, किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको सेफ्टी जब इवेलुएट करना है तो हमको फोर्स चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं चाहिए। तो उसके लिए जस्ट आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। वो स्टेटमेंट का मतलब है कि लाइक वो ऑलरेडी पर मीटर के हिसाब से है। ओके, कंसीडरिंग 1 मीटर लेंथ ऑफ वॉल। ओके, दैट मीन्स वॉल का लेंथ हमेशा 1 ही होगा अभी। ओके, ये फिक्स हो गया। नाउ पी ए इक्वल टू हाफ के ए गामा एच स्क्वायर कितना होगा? गामा कितना दिया है हम लोग को? गामा सोइल आपका 18 इंटू हाइट है हम लोग का 5, 75 आ रहा है क्या किसी का? एंड अभी इसका यूनिट हो जाएगा सिंपली किलो न्यूटन। ओके, अभी देखिए ये जो पीए है, ये आपका वॉल को स्टेबिलाईज करने में हेल्प करेगा या डिस्टर्ब करने में हेल्प करेगा? क्या लगता है? मतलब ये तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसको पुश कर रहा है ना, दैट मीन्स आपका वॉल को ये रोटेट करवा सकता है। दैट मीन्स ये लोड जब यहाँ पे आएगा तो आपका वॉल गिर सकता है कि नहीं? तो दैट मीन्स ये आपका डिस्टर्बिंग फोर्सेस है। एंड ये कितना डिस्टेंस में एक्ट कर रहा है बेस से? 1/3 में। हाँ? तो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? एंड इज एक्टिंग at h/3 above the base of the wall। ओके, तो दैट मीन्स इसका लीवर आर्म कितना हो जाएगा? देयरफॉर इसका लीवर आर्म दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स एंड बेस से, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है? लाइन ऑफ एक्शन तो ये है कि नहीं? मतलब यहाँ पे हमको मोमेंट चाहिए जबकि फोर्सेस एक्ट हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? तो इस जगह में हमको मोमेंट चाहिए अगर ये फोर्स का, तो अल्टीमेटली हमको ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी लाइन ऑफ एक्शन सेम सेम डायरेक्शन में आएगा आपका रोटेशन का। तो मेरा लीवर आर्म कितना हो जाएगा? वही लीवर आर्म है, लीवर आर्म हो जाएगा आपका 5/3। ओके, तो नो मोमेंट कितना होगा? देयरफॉर डिस्टर्बिंग मोमेंट हो जाएगा आपका सर ये इसको लीवर लेट से आर्म तो हम, वो 5/, हाँ, h/3, हाइट/3। हाइट कितना है आपका? ठीक है सर, ठीक। 5, ठीक है ना? ओके, डिस्टर्बिंग मोमेंट लेट्स हम इसको एम नोट से डिनोट कर रहा है। तो एम नोट क्या हो जाएगा? एम नोट दैट मीन्स ओवरटर्न करने का कोशिश कर रहा है। एम नोट हो जाएगा सिंपली आपका पी ए इंटू लीवर आर्म। ओके, तो पी ए कितना है आपका? 75 इंटू 5/3 कितना हो जाएगा? 75 इंटू 5/3 125 आ रहा है। एंड इसका यूनिट हो जाएगा आपका किलो न्यूटन मीटर। सर 123.75 आ रहा है, हो जाएगा। 123.7, अच्छा आप वो 5/3 का राउंड ऑफ किया है ना? लाइक नहीं फाइव सर, बाई थ्री का वैल्यूज को डाल रहा है। नहीं नहीं, 5/3 ओके, डाले डायरेक्ट। तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से एक बार कैलकुलेट कीजिए। 75 इंटू 5/3 तो डायरेक्ट होल नंबर में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा।
क्योंकि ठीक है सर, 125 ट्वेंटी किया। फाइव टाइम, ओके, लाइक 25 थ्री टाइम जाने से 75 आएगा ना, तो 25 × 5 कितना होगा, 125 होगा। ये हमको मिल गया डिस्टर्बिंग फोर्स एज वेल एज डिस्टर्बिंग मोमेंट, दोनों ही मिल गया। किस केस में, जब मेरा बेस 3 है। तो अभी इस केस में मेरा स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या होगा, क्या लिखा है, स्टेबलाइजिंग फोर्स एंड मोमेंट। अभी देखिए स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या हो जाएगा, फिगर को देखिए, यहीं पे बना लेते हैं। ट्रापीजोइडल है, ओके। लेट्स से हम इसको ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया। ये हो गया लेट्स से W1, ये हो गया W2, एंड यहाँ पे आपको बता रहा था कि इसका टॉप विड्थ कितना है, 1 मीटर। तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन आपका कितना होगा, 1 मीटर। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 2.5 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है, दैट मीन्स स्टेबलाइजिंग फोर्सेस, या फिर लेट्स से रेजिस्टिंग फोर्स, आर FR से इसको डिनोट कर रहा है। FR कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। W1 कैसे निकलेगा, W1 दैट मीन्स वेट ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, W2 क्या है आपका, वेट ऑफ ट्राइंगुलर पोर्शन। फ्रॉम फिगर, ओके, क्या हो जाएगा, W1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन इनटू डेंसिटी। एक रो लिख सकता है, डेंसिटी, वॉल का डेंसिटी ना। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, 1 × 5 × 1 इंटू डेंसिटी हमको दिया हुआ ऑलरेडी। डेंसिटी कितना दिया है वॉल का, वॉल का डेंसिटी आपका 20 है। ठीक है, कहीं भी डाउट होने से बोलिए। 5 × 20, 100 आ रहा है क्या, W1। एंड इसका लेट्स से W1 है, तो ये इसका X1 ले लेता है। दैट मीन्स ये तो रेक्टेंगल का CG पे एक्ट कर रहा होगा। तो ये CG से हमको ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहाँ पे रोटेट करेगा ये। तो ये डिस्टेंस कितना है, X1 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1/2। रेक्टेंगल का CG उसका मिडिल में होता है ना, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, 2 मीटर। ओके, तो MR1 कितना हो जाएगा, नाउ रेजिस्टिंग मोमेंट 1, ये हो जाएगा आपका सर वो 1/2 100 कैसे इंटू है 2। X1 का सर? मतलब इसका मिडिल में पहुंचना है, मतलब यहां से यहां तक तो 1 मीटर है कि नहीं, और ये टोटल आपका 1 मीटर है, तो इसका मिडिल कहाँ में होगा, 1/2। ये 1/2, हमको यहां से इसका मिडिल में पहुंचना है, रेक्टेंगल का CG में। कि कोई भी फोर्सेस कहाँ पे एक्ट करता है, CG पे एक्ट करता है। ठीक है, तो MR1 हो जाएगा आपका 200 kN/मीटर। राइट, नाउ सिमिलरली W2 निकालिए। W2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पोर्शन इनटू डेंसिटी। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है,
हाफ इंटू बेस 1.5 है, इंटू हाइट, ये तो सेक्शनल एरिया हो गया, इंटू लेंथ 1 मीटर हमने ऑलरेडी कंसीडर किया, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 20, हाँ? तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5 इंटू 20, 75, सही है क्या? आ रहा है किसी का? ये सर 75 किलो न्यूटन। नाउ ये कहाँ एक्ट करेगा? W2 ट्रायंगल का सीजी पे एक्ट करेगा, ये भी तो लाइक अपना सीजी पे एक्ट करेगा, एंड इस एज से इसका सीजी का डिस्टेंस कितना होगा? एपेक्स से होता है ये 2/3 ऑफ बेस का वैल्यू, 2/3 ऑफ 1.5, लेट्स से ये हो गया आपका x2 ना, बेस से 1/3 होता है एंड एपेक्स से 2/3 होता है, एंड it will act at 2/3 of 1.5 from the toe of the wall। तो इसका लिवर आर्म कितना है, देयरफॉर x2 हो जाएगा 2/3 ऑफ 1.5, कितना है 2/3 ऑफ 1.5, 1 मीटर, देयरफॉर मोमेंट कितना हो जाएगा mr2, mr2 हो जाएगा आपका सिंपली w2 इंटू x2, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स है आपका 75 इंटू 1, दैट मीन्स 75 किलो न्यूटन मीटर, हो रहा है? अभी देखिए जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, वहां से हमको अभी टोटल डिस्टर्बिंग फोर्स चाहिए, टोटल डिस्टर्बिंग फोर्स, एंड ये क्या है आपका सिंपली पीए, एंड पीए कितना था, पीए इज 75, टोटल डिस्टर्बिंग मोमेंट कितना है, हम ये कैलकुलेशन को टेबुलर फॉर्म में भी करेगा, दूसरा केस के लिए टेबुलर फॉर्म में करेगा, ज्यादा आसान रहेगा। टोटल डिस्टर्बिंग मोमेंट एमओ, एक ही था ना, ओरिजेंटल फोर्स तो एक ही एक्ट कर रहा है, कितना है एमओ 125 किलो न्यूटन मीटर, ओके। टोटल स्टेबिलाईजिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स, क्या से डिनोट किया था इसको, एफ आर से ना, तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 प्लस W2, कितना है
W1 है हम लोग का 100 एंड W2 है 75। कितना हो जाएगा? 100 प्लस 75 दैट इज 175 किलो न्यूटन FR। ओके, एंड टोटल रेजिस्टिंग मोमेंट कितना है? MR से डिनोट किया है ना? MR इज इक्वल टू MR1 प्लस MR2। MR1 कितना है? 200 एंड MR2 है आपका 75। 275 किलो न्यूटन मीटर। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमको ये 4 पैरामीटर चाहिए: टोटल रेजिस्टिंग फोर्स, टोटल डिस्टर्बिंग फोर्स, टोटल रेजिस्टिंग मोमेंट, टोटल डिस्टर्बिंग मोमेंट। ये चारों हमको चाहिए, तभी हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको तो एक्चुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालो बोला था, लेकिन नहीं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, ये दो को देखने से हो गया आपका। ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। FOS अगेंस्ट स्लाइडिंग। ओके, क्या था वैल्यू आपका? म्यू इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स बाय, लाइक आपका ओवरटर्निंग फोर्स, ओवरटर्निंग को क्या से डिनोट किया? PA। यहाँ पे जो इसको गिराने का कोशिश कर रहा है वो क्या, कौन सा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। म्यू हमने कैलकुलेट किया था, म्यू नहीं कैलकुलेट किया ना। हमको क्या पता? म्यू इज इक्वल टू 10 डेल्टा। जस्ट यहाँ पे डाल सकता 1030 इंटू FR है हम लोग का 175 एंड PA है हम लोग का 75। कितना आता? 1030 इंटू 175 बाई 75। 1347 आ रहा है क्या? यस तो FOS कितना होना चाहिए मिनिमम? ये ग्रेनुलर सोइल है, ग्रेनुलर सोइल में मिनिमम 1.5 होना चाहिए, ये 1.5 से कम है, दैट मींस अनसेफ है। ओके, समझ रहा है? एंड यही अगर आपका कोहेसिव सोइल होता तो क्या होता? मिनिमम 2 चाहिए। ओके, ओके, हमको यहाँ पे FOS स्टेबिलिटी चेक करना था, तो लाइक ये अनसेफ है स्ट्रक्चर। FOS अगेंस्ट लाइक आपका ओवरटर्निंग भी चेक कर लेता। FOS अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ओके, FOS का क्या फॉर्मूला था? लाइक आपका MR बाय MO, यही कुछ था क्या? चेक कीजिए तो। हाँ? तो रेजिस्टिंग मोमेंट बाय डिस्टर्बिंग मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट कितना है? रेजिस्टिंग मोमेंट है हम लोग का 275 एंड ओवरटर्निंग मोमेंट है हम लोग का 125। कितना आता है?
275 by 175, 1.57। ओके, हालांकि ये आपका आ रहा है ग्रेटर देन 1.5, यहाँ से लाइक आपको मिल रहा है कि ये सेफ है। ओके, ओवर टर्निंग के लिए सेफ है। ओके, बट स्लाइडिंग के लिए सेफ नहीं। दैट मीन्स ये जो आपका जो वाल का साइज जो दिया हुआ है, ये रिजेक्टेड है। ओके, कोई डाउट है? दैट मीन्स फर्स्ट केस जहां पे मेरा बेस विड्थ 2.5 मीटर दिया है, ये अनसेफ स्ट्रक्चर दिया। ओके, केस 2। जब आपका बी का वैल्यू कितना दिया है केस 2 के लिए? आ गया 3 मीटर ना। जब बी का वैल्यू 3 मीटर दिया तो आपका वॉल अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो हमको बता चुका है कि ये 1 मीटर है। ये 1 मीटर है, तो दैट मीन्स ये कितना होगा? ये 2 मीटर होगा, है कि नहीं? तो अभी इसका वेट बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका W1, ये हो गया आपका W2, है कि नहीं? पीए तो सेम रहेगा, पीए में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वॉल का हाइट में चेंजेस नहीं किया गया। ओके, जस्ट इसको टेबुलर फॉर्म में करता, कैलकुलेशन इन मतलब थोड़ा आसान रहता। ये सीरियल नंबर, फोर्स, लीवर आर्म, मोमेंट, ओके। फर्स्ट लेट्स से आपका डिस्टर्बिंग फोर्स पीए, पीए में तो कुछ नहीं होगा, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा आपका पीए। कितना था हम लोग का पहले पीए? पीए में कोई चेंजेस नहीं होगा, पीए था आपका 75, 75 ही रहेगा। इसका लीवर आर्म भी सेम रहेगा। लीवर आर्म कितना था? 5/3 ना, है कि नहीं? तो मोमेंट कितना था इसका? मोमेंट भी सेम रहेगा, 125, है कि नहीं? नो, नंबर 2, वेट ऑफ वॉल। वेट ऑफ वॉल में W1, W1 क्या हो जाएगा? 1 into 5 into 1 into डेंसिटी कितना है? डेंसिटी 20, डेंसिटी हम लोग को 20 दिया, कितना हो जाएगा? 100। लीवर आर्म कितना होगा अभी का केस में? देखिए, ये तो लाइक अपना सेंटर में एक्ट करेगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स अभी यहां से इसका सेंटर तक पहुंचने के कितना हो जाएगा? 2 + 1/2। रेक्टेंगल जो है आपका 1 मीटर वाइड है ना, तो दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसका जो लीवर आर्म है वो हो जाएगा आपका 2.5। जब ये 2.5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 250 मोमेंट। W2 ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस, कितना है? 2 मीटर, 2 × 5 × 1 × 20,
कितना हो जाएगा 100। ओके, एंड इसका लीवर आर्म कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 2, दैट मीन्स 4/3। तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा 100 इंटू 4/3, 400/3, दैट मीन्स 133.333, है कि नहीं? तो आपका नाउ टोटल रेजिस्टिंग फोर्स कितना है एफ आर। अभी का केस में आपका एफ आर हो जाएगा ये दोनों का समेशन, इसका और इसका ना, ये हो जाएगा आपका W1 प्लस W2, दैट मीन्स 200। ओके, रेजिस्टिंग मोमेंट कितना हो जाएगा सिंपली ये दोनों का समेशन ना, तो ये हो जाएगा आपका 383.33। ओके, डिस्टर्बिंग फोर्स कितना है पीए तो ऑलरेडी हमको पता है 75। एंड डिस्टर्बिंग मोमेंट कितना है जिसको हम एमओ से पहले डिनोट किया था ओवर टर्निंग, दैट मीन्स 125। मतलब एक बार आप समझ गए तो आप टेबुलर फॉर्म में करेगा, टेबुलर फॉर्म में करेगा तो आपका टाइम सेव होगा और चीज एक जगह में मिलेगा। ओके, एफओएस निकालता है, एफओएस अगेंस्ट स्लाइडिंग। क्या है एफओएस इज इक्वल टू न्यू टाइम एफ आर बाई पी ए, दैट मीन्स 1030 इंटू एफ आर है हम लोग का 200 डिवाइडेड बाई पी ए 75। अभी कितना आता है चेक कीजिए, 1030 इंटू 200 divided by 75, 1.539। अरे which is greater than 1.5, hence safe। Okay, number two, FOS against overturning। हम्म, क्या हो जाएगा FOS is equal to resisting moment by overturning moment, MO। तो MR है हम लोग का 383.33 divided by 125। कितना आता? हालांकि पहले ही ये ओवरटर्निंग में सेफ था तो अभी भी सेफ ही रहेगा। 383.33 divided by 125, 3.06, which is greater than 1.5, hence safe। सेफ है। तो जस्ट सी, जब भी हम रिटर्निंग वॉल को डिजाइन करते हैं तो एक ट्रायल सेक्शन जो चूज किया, सिर्फ उसको चूज करने से नहीं होगा, हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करके देखना होता है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे?
तो रेजिस्टेंट मोमेंट जो सर, रेजिस्टिंग मोमेंट जो आपका ओवरटर्निंग को रोक रहा है, बेसिकली ये वॉल का वेट का वजह से होता है। मतलब वॉल का वेट का वजह से जो मोमेंट डेवलप होगा, मतलब वेट जो है तो फोर्स क्रिएट कर रहा है कि नहीं। अभी देखिए इस जगह में ये आपका वॉल है, ये जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है ये तो इसको इस डायरेक्शन में ठेलने का कोशिश कर रहा है कि नहीं। ये जब इसको इस डायरेक्शन में ठेलने का कोशिश कर रहा है तो आपका वॉल क्या होगा, इस जगह से रोटेट होगा। सॉरी, ये वॉल है। तो जब ये इसको इस डायरेक्शन से पुश करेगा, बैक साइड से इसको पुश करेगा तो क्या होगा, ये वॉल रोटेट करने का कोशिश करेगा। यहां से रोटेट होगा, ऐसा कुछ रोटेट होगा ये। ऐसा कुछ रोटेट होने का कोशिश करेगा ना। तो ये रोटेशन को प्रोहिबिट कौन कर रहा है, ये रोटेशन को प्रोहिबिट करने वाला इसका जो सेल्फ वेट है वही है। ओके, तो ये फोर्स का मोमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, वो चीज को हमको देखना है। तो जो रेजिस्टिंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग मोमेंट है वो बेसिकली किसका वजह से है, वो बेसिकली वेट ऑफ वॉल का वजह से है। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है?